रेखा और श्रवण दीक्षित के बीजेपी से आप में जाने पर नेताओं ने दी अपनी अपनी राय। श्रवण दीक्षित बोले, बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत। बग्गा ने कहा, शामिल होने वालों की फहरिस्त लंबी, अभी और लोग भी होंगे शामिल। कृष्णानगर के विजय चौक में बुटीक की दुकान में रात को लगी थी आग। आग लगने की वजह का नहीं चल पाया है पता। आग में काफी सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजीपुर बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या पहले से हुई कम। आंदोलन पहले से हो रहा है हल्का। गर्मियों को देखते हुए कूलर पंखे के किए जा रहे इंतजाम। स्वामी दयानंद मार्ग पर उड़ रही है धूल। लंबे जाम से लोगों को परेशानी। लोगों को आने जाने में होती हैं दिक्कतें। बिजली कंपनी ने कुछ दिन पहले केबल डालने के लिए खोदी थी सड़क। और नर्सरी एडमिशन में पेरेंट्स को हो रही हैं परेशानियां। ऑनलाइन सर्वर डाउन रहने से लोग परेशान। स्कूलों में भी अभिभावकों की भारी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। कल बीजेपी की निगम पार्षद रेखा दीक्षित बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थीं। उनके पति श्रवण दीक्षित भी बीजेपी से नाता तोड़कर आप से जुड़ गए। श्रवण दीक्षित बीजेपी के जिला मंत्री रह चुके हैं और पूर्वी दिल्ली के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी रेखा दीक्षित अनारकली वार्ड से 2017 में जीती थीं। उनका बीजेपी से आप में जाने पर हमने आप और बीजेपी के नेताओं से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद ये पिछले एक वर्ष से पार्टी को एक रूप से ब्लैकमेल कर रहे थे और ये बार बार कहते थे कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुझे जिलाध्यक्ष बनाइए, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मेरी धर्मपत्नी को चेयरमैन बनाइए। मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनको 30-30, 40-40 वर्ष हो गए, वो अभी निगम का भी चुनाव नहीं लड़ सके। आपको 4-5 साल में ही निगम का टिकट भी मिल गया, आप जिले के महामंत्री भी बन गए 2-2 बार। उसके बाद भी आप ब्लैकमेल कर रहे हैं पार्टी को, और पार्टी ने ये कहा कि हम प्रयास तो करेंगे लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगी पार्टी। और हम किसी भी कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि प्रयास नहीं किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इनके बराबर संपर्क में था जिलाध्यक्ष के नाते, और मैं अब ये जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, कभी किसानों की बात करते हैं, कभी सांसद पर उंगली उठाते हैं, कभी जिलाध्यक्ष पर उंगली उठाते हैं, कभी प्रदेश पर उंगली उठाते हैं, ये कुछ नहीं है। इनको केवल और केवल चुनाव लड़ने की इच्छा है आने वाले भविष्य में। अभी बीजेपी की एक पार्षद, पूर्वी दिल्ली के अंदर जो पार्षद थी रेखा दीक्षित, उन्होंने अपने दल बल के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ने का निर्णय लिया है और पार्टी में वो जुड़ी हैं। तो सबसे पहले तो बहन रेखा दीक्षित जी का और उनके सभी समर्थकों का आम आदमी पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और कि जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से कहते हैं कि अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं, कि जो अच्छे लोग हैं और ईमानदार राजनीति के अंदर विश्वास रखते हैं, उन लोगों का सभी का आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर स्वागत है। और ये बदलाव की राजनीति के अंदर जो भी अच्छे लोग साथ में आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। तो आगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ में मिलकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से बहन रेखा दीक्षित जी के आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ने से हमारे ताकत में और इजाफा हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की निगम पार्षद रेखा दीक्षित एवं श्रवण दीक्षित जी का भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में जाना बहुत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस पार्टी में जाकर उन्होंने एक विश्वव्यापी राष्ट्रवादी विकासवादी पार्टी को छोड़कर एक मौका परस्त पार्टी, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम विकास कार्य नहीं कर पा रही, स्वच्छता अभियान को बार बार वो चोट पहुंचाते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रही जो आम आदमी पार्टी, उस पार्टी का दामन पकड़ना उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है और मैं इसकी निंदा करता हूँ।
आम आदमी पार्टी की एक ईमानदार राजनीति से प्रभावित होकर जो हमारी रेखा दीक्षित जी हैं, जो कि बीजेपी की मौजूदा पार्षद हैं इस समय, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। बहुत खुशी हुई है जानकर। अच्छे लोगों की, जैसा कि अरविंद जी ने हम पहले भी कहा है, अच्छे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। तो जो भी व्यक्ति अच्छा होगा वो ज़रूर आम आदमी पार्टी में शामिल होगा और अब मिलके हम उनके साथ काम करेंगे और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। रेखा दीक्षित और श्रवण दीक्षित आप में शामिल हो गए हैं। इस पर हमारी रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने श्रवण दीक्षित से बात की और आप विधायक एसके बग्गा से बात की। तो श्रवण दीक्षित ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है, किसानों के लिए नहीं सोचती है। अब आप में जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको निभाएंगे। वहीं विधायक एसके बग्गा ने कहा कि अभी और लोग भी आप में शामिल होंगे। लोगों के जुड़ने की फहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए जी, सच्चाई की जीत है। व्यक्तिगत तौर से सोचा जाए तो आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है, ईमानदारी से उनके विधायक कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर और बीजेपी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, किसानों का शोषण हुआ, कितने किसान मर गए, लोग इतने दुखी हैं इनके हट की वजह से, तो कार्यशैली देखी जा रही है, व्यक्तित्व देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर लोग हमारी पार्टी में आने शुरू हो चुके हैं, जिससे उनका पब्लिक का भला होगा। उससे जो देखिएगा, स्वागत एक मेहमान हैं हमारे, ज्वाइन किए इन्होंने, स्वागत भी होगा, ये कार्य भी करेंगे, पहले भी कार्य कर रहे थे। जो भी प्रतिनिधि होता है उसका दायित्व होता है कि पब्लिक के कार्य करे। मैं भी अभी गलियों में घूम के आ रहा हूँ, सीवर की प्रॉब्लम थी, तो दायित्व बनता है प्रतिनिधि का वो कार्य करे। ये कार्य पहले कर रहे थे, अब इनको और ताकत मिलेगी, हमारे को भी ताकत मिलेगी, फंड भी मिलेगा सरकार से, जो विधायक का फंड होगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ लगाएंगे। और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो कल इन्होंने ज्वाइन किया है पूरी अपनी टीम के साथ। एक सिटिंग काउंसिल होने के बावजूद उनका विश्वास उठ के भारतीय जनता पार्टी से एक ईमानदारी पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। हमारे इलाके वार्ड में सभी हमारे जो आरडब्ल्यू के सदस्य हैं या आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, सभी ये जनप्रतिनिधि उनका जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस पार्टी को छोड़िए, इस पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है आदमी की, कोई काम नहीं होते। तो फिर मैंने जाके आदरणीय केजरीवाल जी के संपर्क साधा और अपनी पीड़ा बताई, तो उन्होंने पीड़ा सुनी मेरी और मुझे बीजेपी से छुटकारा दिलाकर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराई। मेरा जो मेन मुद्दा था किसानों आंदोलन को लेकर था। इतने दिन हो गए, हम आज मान जाएंगे, कल मान जाएंगे, तो यही मैं सोचता था शायद भगवान करे कल मोदी जी इनकी मांगे पूरी कर लें, काले कानून वापस कर लें। जब अति हो गई तो मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया, क्योंकि मैं भी एक बार सिंधु बॉर्डर पे गया था, आपको बता दूं। आज उनकी हालत जो है, बिल्कुल पैर गले पड़े हैं उनके। बरसात उन्होंने टेंट पे सड़कों बिता दी, सर्दी उन्होंने सड़कों पे बिता दी। अन्नदाता है, हमारे देश के तो हैं, ये कांटे, ये बस देखा नहीं गया वो दुख मुझसे, इसलिए अब मेरा मन नहीं है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में स्वामी दयानंद मार्ग पिछले कई दिनों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क केवल डालने के लिए तोड़ी गई थी, उसके बाद ठीक नहीं कराई गई, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ रहा है। धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, जिससे लोगों को प्रदूषण का भी डर है और चिंता सता रही है। सड़क टूटी होने की वजह से पीक आवर्स में लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। टूटी सड़क खुलेआम प्रशासन की बदहाली की दास्तां को खुलकर बयां कर रही है। लोगों का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क बने, जिससे लोगों की परेशानियां खत्म हो सकें। ये 15-20 दिन हो गए रोड खुले हुए ऐसी। ये तार वार गिरी है, कोई गवर्नमेंट ने गिरी है तार, मैं उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, गाड़ियों की दिक्कत होती है, धूल वूल सब उड़ती है। भैया आप देख लो, कहीं भी देख लो आप, दिक्कत है मार्केट में। है जाम भी लगता है मार्केट में, जाम तो लगता है भैया। तो यहाँ पर पार्किंग लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, इतना तगड़ा जाम लगता है पूछो मत। 15-20 दिन हो गए, बहुत तगड़ा जाम लगे यहाँ और दुनिया भर की गंद रहा है, बहुत धूल उड़ती है इसमें। अभी शाम के 4-5 बजे देखना है, वहाँ तक जाम लगेगा। ये भैया इस रोड को टूटे आज कम से कम 1 महीना से ऊपर हो चुका है और पब्लिक सारी परेशान है, पार्किंग के लिए परेशान है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, जो आज इतना पोल्यूशन हो रहा है इसका रीजन यही हो रहा है। हम दुकानों में बैठ नहीं सकते, इतनी मिट्टी उड़ती है। इसके अंदर गवर्नमेंट वालों ने BSS की वो कोई लाइन डाली है इसके अंदर, और लाइन डल चुकी है, इसका इंक्वायरी भी हो चुकी है, उनके फाइलों में खाते में बंद भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ बंद नहीं करी है। पीछे से काफी दूर बंद कर दी, उसके बाद छोड़ दिया इन्होंने प्रोग्राम बीच में। कृष्णानगर के विजय चौक में एक बुटीक की दुकान में रात को अचानक आग लग गई। जैसे ही लोगों को आग के बारे में पता चला, वैसे आनन फानन में लोगों ने फोन करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला लिया।
आग लगने से काफी नुकसान हो गया है। जिनकी बुटीक की दुकान थी उनका कहना है कि पता नहीं चला ये आग कैसे लगी, लेकिन हमारे काफी कपड़े और कस्टमर के काफी कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। बुटीक की दुकान किराए पर थी। दुकान के मालिक और जिनकी बुटीक की दुकान थी उनके बीच संबंध अच्छे ना होने की बात भी सामने आ रही है। मीटर में कुछ फॉल्ट था तो मैंने इनको सही कराने के लिए बोला, इन्होंने अनसुनी कर दी। हाफ हम लोग करते थे, दो दुकानें हैं इसकी, हाफ हम लोग पेमेंट करते थे जो भी बिल आता था। बट मुझे नहीं मालूम, मैं किसी का नाम ये नहीं कहूँगी कि इसने लगाई है, इसने मुझे परेशान किया। रात में मैं बढ़ा के गई हूँ, जिस दिन मेरी दुकान के अंदर आग लगी है मैं दुकान बढ़ा के गई हूँ, उसके बाद आग लगी है। आग लगने के बाद मालकन ने ही मुझे कॉल किया है, लैंडलेडी ने ही मुझे कॉल किया है कि आग लग गई है। तो मैं आई हूँ 10 मिनट के अंदर ये सब ब्लास्ट हो गया। 9:30 बजे लॉस उनका भी हुआ है। अच्छा, ऊपर तक भी आग गई है क्या? ऊपर तक आग गई। ये मकान मालिक ऊपर ही रहते हैं? ऊपर रहते हैं। जैसे ये आग ऐसे निकली ना तो निकलने के बाद ये लपटे गई है, उनका एसी भी जला है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान मेरा 10 के आसपास हुआ, क्योंकि मेरी माल पूरा भरा हुआ था, क्लाइंट्स का भी इसमें माल था। 1 साल मुझे हुआ था, 3 साल का मेरा एग्रीमेंट था। मशीनें 3 मशीनें रखी हुई थी, 2 काउंटर थे, ट्रायल बना हुआ था, पूरा हैंग काउंटर, ये रैक में माल था, अंदर स्टॉक रखा हुआ था, पूरे दोनों काउंटर भरे हुए थे। कंप्लेंट मैंने की, फायर वाले आए तो उन्होंने लेके गए हैं, फायर वाले। किसी क्लाइंट ने ही मेरी हेल्प की है, लोगों ने, पड़ोसियों ने हेल्प की है कि पानी बुझाया, नहीं तो मैं मर जाती। किसानों का आंदोलन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजीपुर बॉर्डर्स पर किसान अभी भी हैं, लेकिन पहले के मुकाबले वो संख्या नहीं है। किसानों का कहना है कि हम लोग 10 दिन गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, 10 दिन आंदोलन में रहते हैं, गांव में रहकर खेती भी देखते हैं। गर्मी को देखते हुए बॉर्डर्स पर कूलर, पंखे और मटके का इंतजाम किया जा रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि हम लोग गर्मी में रहकर खेतों में काम करते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं, किसान कहाँ दबाव बना रहा? किसान तो अपनी बात कह रहा कि भाई जो हमारा हक है उसे जो है पूरा कर दो। ये बिल की जरूरत किसान नहीं मान रहा तो उसको हटा लो, MSP पे कानून बना दो। एक नया बिल की जरूरत है, इस बात का देश किसान भी मान रहा, जिसमें MSP का जिक्र होगा, स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र होगा। इन बिलों में तो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है, कॉरपोरेट्स को। और बिल आने से पहले बड़े बड़े साइलो बन रहे, जमाखोरी बढ़ेगी, मंदे में किसान से खरीदा जाएगा, महंगे में बिकेगा। तो देश का किसान सब समझ गया। तो एक रूटीन प्रक्रिया में आंदोलन आ गया और ये तय हुआ है कि वो एक गांव 15 आदमी, और वो क्योंकि खेत का भी काम है, किसान की नज़र अपने आंदोलन पे भी है। अगर वो खेत में भी है और काम भी कर रहा खेत में, तो उसका जो आत्मिक सिस्टम है, आत्मस है, वो अपने आंदोलन के साथ में। रूटीन जानना चाहते हैं हम किसानों का, क्या रूटीन? एक हर गांव की उपस्थिति, चाहे वो 5 आदमी के रूप में हो, चाहे 10 आदमी के रूप में हो, वे आ जाएंगे, दूसरे चले जाएंगे। इस तरीके से जो है पूरा गांवों ने प्रोग्राम बना रखा है। गर्मी में भैया यहाँ पंखे चलेंगे, AC चलेंगे और बड़े बड़े हॉल बनेंगे। भैया देखो, जब लो सरकार ये तीनों कानून वापस ना लेगी तो किसान मर तो सके पर यहाँ तक जा नहीं सकता। धरना जो ठीक चल रहा है, शांत चल रहा है, कोई आफत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, पर इतने कानून वापस ना होंगे इतना हम यहाँ से जाएंगे। गर्मी तो रात दिन खेत में हम गर्मी में ही रहे और जाड़े में रहे, हम ना डरते, हमारा तो काम ही हो। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स बच्चों के एडमिशन के लिए जगह जगह स्कूल में जाकर फॉर्म भर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने जाकर पेरेंट्स से पूछा कि एडमिशन फॉर्म को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, तो लोगों ने कहा कि सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म फिल करने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। स्कूलों में भी काउंटर पर भीड़ है। पेरेंट्स का कहना है कि सरकार को एकदम से डेट नहीं निकालनी चाहिए थी, हम लोगों पर एकदम दबाव आ गया है, हर जगह भीड़ है, परेशानियां काफ़ी उठानी पड़ रही हैं। एडमिशन कराना है बच्ची का अपने KG क्लास में, बट उसमें निकला हुआ टाइमिंग की 4+ का बच्चा हो और 3+, ऐसे तो कुछ बच्चों को होता है कि जैसे अप्रैल मंथ या मई मंथ में वो 4+ के होने वाले हैं, या उसी से कुछ 1-2 महीना डेट आगे पीछे होता रहता है। तो इतना बिल्कुल एक्चुअल डेट पे तो नहीं कि 4+ का बच्चा हो तभी वो नर्सरी में लिया जाए। और ऑनलाइन फॉर्मों में भरने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, नेट स्लो चल रहा है, सर्वर ज़्यादा, ऑनलाइन फॉर्म में सब जगह इतना बेस्ट लाइन नहीं रहती है कि बहुत सर्वर बहुत स्लो चलता है। तो इस वजह से
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन फॉर्म। सर्वे डाउन रहते हैं, सीटें लिमिटेड हैं, हर एक को लगता है कि अपना बच्चा अच्छे स्कूल में जाए और सीटें लिमिटेड डाली हुई हैं। ठीक है, लिमिट है, पर उसकी एक दायरा बनाओ ना कि इस साल के बच्चे का इतने तक में एडमिशन हो जाएगा स्कूलों में, एक नियम होना चाहिए। बहुत दिक्कत आ रही है एडमिशन की, कभी स्कूल का फार्म भरो, कभी स्कूल का फार्म भरो, और हम भी इसके चक्कर में कभी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं स्कूलों में, और स्कूल वाले सुनते नहीं हैं बात कोई। उनको दिल्ली सरकार को कुछ तय करना चाहिए कि ऐसे कि कोई दिक्कत ना आए, कभी बहुत मतलब कि दिक्कत आती है बहुत। वेलकम झील को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित करना ईस्ट एमसीडी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वेलकम झील का प्रोजेक्ट जनवरी 2021 तक पूरा होना था, पर अभी तक झील तैयार नहीं हुई है। काम में काफी देरी देखी जा रही है। झील में अब भी मिट्टी बिछाने का काम चल रहा है। ओपन थिएटर भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू होने में अभी काफी समय लगेगा। इस मसले पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाएगा। वैसे ये सांसद मनोज तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वेलकम झील जो हमारा श्यामलाल कॉलेज के पीछे, ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अपने माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का है। उन्होंने इसके लिए अपने फंड से इसको लगातार इसमें पूरा उन्होंने फंड से अपना फंड दिया है, और स्वयं जो हमारे जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये बहुत बढ़िया जल संरक्षण का भी काम है, और लोगों को एक टूरिस्ट प्लेस शादरा जैसे जमुना पार्क जैसी जगह में जहाँ पर इस तरीके का नितांत अभाव है, वो उन्होंने कहा। तो ये जो काम है इसके अंदर लगातार काम चल रहा है। बीच में क्योंकि अड़ोस पड़ोस में एडजॉइनिंग एरिया थोड़ा ऐसा है, तो उसमें थोड़ा सा एडजॉइनिंग एरिया में थोड़ा सा जैसे कहीं भी सफाई सफाई सारी चीज़ें, बीच में कोविड की वजह से भी दिक्कत आई है। बहुत बड़ा इसका प्रोजेक्ट है। इसकी पूरी प्रोजेक्ट की आपको विस्तृत जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, पूरी इसकी समय चाहिए। इसमें बहुत बड़ा, जब ये पूरा प्रोजेक्ट जब इसको होकर के आएगा तो आप देखना लोग इसको जमुना पार वासी ही नहीं, उल्टा और भी लोग, दूसरे भी लोग इसको देखने आएंगे। पूर्वी दिल्ली में चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस के लाख जतन के बाद भी चोर अपनी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं और चोरी का ग्राफ डाउन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी से आया है, जहां पर 13/68 में घटना घटित हुई है। वहां पर पल भर में पलक झपकते ही चोर स्कूटी को लेकर चले जाते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से चोर आते हैं और स्कूटी को 2 मिनट में, मतलब पल भर में ही तुरंत ले जाते हैं। ये पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आसपास के लोगों में दहशत चोरों का बना हुआ है कि इस तरह से अगर वो आते हैं तो ये घटना को अंजाम देते हैं। कितना ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए चोरियों की वारदात जब से बढ़ी है तब से पुलिस काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी चोर पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं। और ये ताज़ा मामला गीता कॉलोनी का है। यहाँ पर पलक झपकते ही स्कूटी को चुरा लिया गया है और ले गए हैं स्कूटी को, लेकिन पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है कि कौन ये लोग थे और कब किस तरह से घटना को अंजाम देकर चले गए हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है सभी के लिए कि अगर चोर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो आम जो हम लोग हैं उन लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि किसी की भी स्कूटी, किसी का भी कुछ फिर से चोरी हो सकता है, क्योंकि उनके हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN9 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।